Hello students, welcome to my class. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Daspiji College. As I have promised you in our next class that in the next video I will start teaching economics. Today I am here to begin with our subject Business Economics. Okay. मैं बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम यूपी बोर्ड. ओके, और वो इंग्लिश में अपने आप को इतना कंफर्टेबल नहीं समझते, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके हिसाब से दोनों ही लैंग्वेज को यूज़ करूँ. ठीक है, क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. अदरवाइज़ क्या है, हम लोगों के दिमाग में क्या बात होती है कि बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. इकोनॉमिक्स को हम लोग वैसे जनरली जो जिस नाम से जानते हैं हिंदी में, वो होता है अर्थशास्त्र. ठीक है, अर्थशास्त्र. देखिए, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूँगा. इकोनॉमिक्स बेसिकली किन किन चीज़ों के साथ में डील करता है. इकोनॉमिक्स बेसिकली कंजप्शन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, यानी स्केर्स रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जिनका फ्यूचर में हम लोगों को ऐसा यूज़ करना है कि फ्यूचर में हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उस चीज़ को यूज़ कर पाएँ, यानी इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अच्छा, अर्थशास्त्र किस किस चीज़ में डील करता है, यानी इकोनॉमिक्स क्या क्या चीज़ें होती हैं. देखिए, इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, डिमांड, सप्लाई, कंजप्शन, और एक आपका आता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोडक्शन को मैंने शॉर्ट में लिखा है. ये बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इकोनॉमिक्स डील करता है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. बिजनेस इकोनॉमिक्स. अब देखिए, इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें, अगर हम उन चीज़ों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, प्लानिंग के लिए, किस में, और वी कैन से टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर बिजनेस और फर्म और इंडस्ट्री. तो अगर हमारा जो इकोनॉमिक्स की चीज़ें, अगर इन सब चीज़ों के साथ में डील हम करते हैं, तो वो टर्म आपकी चेंज हो जाती है और इसको हम कह देते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपकी, बिजनेस इकोनॉमिक्स. चलिए डिस्कस करते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स मीन्स यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू मेक बेटर डिसीजंस एंड प्लान फॉर फ्यूचर. ओके, इट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग. फॉरवर्ड प्लानिंग यानी, देखिए प्लानिंग क्या है. प्लानिंग को अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, तो हम कहेंगे थिंकिंग इन एडवांस. प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस. थिंकिंग इन एडवांस, हम इसको कहेंगे थिंकिंग इन एडवांस प्लानिंग. अब फॉरवर्ड प्लानिंग यानी पहले से आपने जो प्लानिंग कर रखी है, आपको देखना है आगे के लिए, यानी फॉरवर्ड प्लानिंग यानी किसी चीज़ को फ्यूचर के लिए आपने प्लानिंग कर रखी है. इन अनसर्टेनिटी आप जानते हैं, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, कल क्या होगा किसी को नहीं पता. एंड इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरीज, वही जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक लाइन बोली थी शुरू में, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. बिजनेस इकोनॉमिक्स मीन्स यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू मेक बेटर business decisions and plan for future. Okay, apart from that it helps managers to take decisions even when the future is uncertain. future का नहीं पता, but इकोनॉमिक्स की थ्योरीज वगैरह को यूज़ करके, या इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, उन सब को यूज़ करके क्या करते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड बेटर प्लानिंग, जिसको यहाँ पे टर्म यूज़ की करी थी फॉरवर्ड प्लानिंग. ओके फाइन. इट कनेक्ट्स इकोनॉमिक थ्योरीज हम कहाँ से, या तो हमको बुक्स में मिलेंगी, या बेसिकली जो
प्रोमिनिएंट इकोनॉमिस्ट्स ने जो थ्योरीज़ वगैरह प्रूव की हैं, हम उन सबको देखेंगे बिजनेस प्रैक्टिसेस में अप्लाई करने के लिए। यानी अगर मैं शॉर्ट में आपको बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स that applied to business problems. या हम कह सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स with the problems faced by a particular business, particular firm, particular industry. ओके फाइन। चलिए एक ऑथर की भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में अगर हम एक दो ऑथर्स की डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। मैं आपसे बहुत ही जनरल बात करूँगा, मैं कोई यूट्यूब वीडियो बनाने नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये डिमांड रखी थी मुझसे कि सर प्लीज़ आप क्लासेस वगैरह स्टार्ट करें यूट्यूब पे, सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमारी हेल्प हो जाएगी। देन आई हैव स्टार्टेड दिस। देखिए स्पेंसर एंड सेजमैन ने एक डेफिनेशन दी थी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। देखिए जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन यानी सभी थ्योरीज को एक साथ, सबका समेशन। इंटीग्रेशन माने क्या होता है, बेसिकली सम करना, मिलाना सभी को, विद बिजनेस practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management. देखिए business economics is the integration of economic theory with this business practice to help management in decision making and forward planning. देखिए इसी से निकल के ये डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन जो ऑथर वगैरह या इकोनॉमिस्ट वगैरह ने दी हैं डेफिनेशंस, वो सब जो चीज़ें हैं वो आपकी इस एक्सप्लेनेशन के अंदर सब कुछ इंक्लूड कर दिए मैंने। लेकिन एक ऑथर का, जैसे आपने बोला कि अगर इसका कोई रेफरेंस वगैरह देते हैं किसी ऑथर का नाम से तो क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी एग्ज़ाम में। ठीक है फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेशन। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन क्या क्या है। देखिए आपको पहली वाली स्लाइड से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहला है use of optimum technique to improve organizational decisions, यानी choosing the best technique. It means choosing the best technique for decision making in the organization. Okay, next है understanding individual and market demand decisions to forecast demand, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि प्रिडिक्ट करना कि हाउ मच कस्टमर्स विल बाय। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, एक टर्म हमारे पास आती है डिमांड, जिसको आप लोग हिंदी में आप लोग बोल देते हैं मांग। ठीक है, डिमांड। अब डिमांड को हम लोग बोलते हैं मांग, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम डीपली समझना चाहें और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि डिमांड क्या होती है, डिमांड बेसिकली एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेट होती है। डिमांड विल बी सेट ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस एट विच अ बायर इज रेडी टू बाई अ प्रोडक्ट और कमोडिटी एंड अ सेलर इज रेडी टू सेल, यानी जिस प्राइस पे बायर किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो और सेलर सेल करने को तैयार हो, तो उस जगह पे क्या सेट होगी, हमारी डिमांड। ओके फाइन, यानी ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। डिमांड क्या हो गई, डिमांड एक ऐसे पॉइंट पे जाके सेट होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, एक ऐसा पॉइंट होता है जिस प्राइस पर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी होता है और उसी प्राइस पर सेलर क्या होता है, सेल करने के लिए रेडी होता है। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, एनालाइज कॉस्ट एंड सप्लाई स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड सप्लाई डिसीजंस। देखिए डिसीजन हाउ मच टू प्रोड्यूस, डिसीजन रिलेटेड टू हाउ मच टू प्रोड्यूस। देखिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एक टर्म, यानी आप जितना भी यूज़ कर रहे हैं किसी भी रिसोर्स का, किसी भी चीज़ का,
वो यूज़ ऐसा होना चाहिए इफ़ेक्टिव, यानी अब इफ़ेक्टिव किन किन तरीके से हो सकता है। एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, यानी उसकी कॉस्ट क्या हो, कॉस्ट कम हो और प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम प्रोडक्शन रिलेटेड जो डिसीज़न लेंगे वो हम क्या करेंगे, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है मार्केट में, कितनी डिमांड है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सप्लाई। और सप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उतना प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। तो डिसीज़न हाउ मच टू प्रोड्यूस, डिसीजन रिलेटेड टू द सप्लाई स्ट्रक्चर्स। ओके फाइन। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। देखिए, इन इकोनॉमिक्स वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट, लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है, एट्सेट्रा। ये बहुत सारे हमारे पास मार्केट होते हैं, 5 या 6। अब देखेंगे हम कि हमको मार्केट देखना है कि मार्केट का टाइप क्या है। देन यू हैव टू चूज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्केट। यानी मैं अगर बहुत ईजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, नोइंग द कंपटीशन, कंपटीशन कितना है, एंड मार्केट ट्रेंड्स, कि मार्केट के अंदर बेसिकली क्या चीज़ चल रही है, क्या ट्रेंड क्या है मार्केट के अंदर। ओके फाइन, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग दी मार्केट। ये भी किसका यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट देखिए, अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एट्सेट्रा। देखिए, इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर मैं आपसे बात करूँ इंटरनल फैक्टर्स वो हो गए जो इंटरनली आपकी वर्किंग को, इन्वायरमेंट यानी मैं आपसे बात करूँ कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो इंटरनल फैक्टर्स जो होंगे, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का उन पर पूरा कंट्रोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल कर सकती है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जिन पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एट्सेट्रा, और जो भी बाहर से हमारे पास इम्प्लीमेंट होते हैं, गवर्नमेंट जो भी हम पे इम्पोज करती है, यानी वो इम्पोज्ड होते हैं हम पे, वी हैव टू फॉलो दैम, वी हैव नो चॉइस, हमको उन रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। बट एक्सटर्नली वो हमारी वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, ठीक है, ये सब हमारी वर्किंग को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप समझ में आ रहा होगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस, अब कौन कौन से डिसीजंस हम इकोनॉमिक्स के अंदर लेते हैं। प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी इसमें लास्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन, अब प्राइस कैसे सेट करना है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। देखिए, जनरली मैं आपको 4 टाइप बता रहा हूँ जहाँ पे प्राइस कंपनी कोई भी सेट करती है और कौन कौन से मेथड वो यूज़ करती है। तो देखिए, पहला होता है आपका स्कीमिंग, ठीक है, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी। दूसरा आपका होता है मार्केट पेनिट्रेशन, OL, जगह कम है यहाँ पे, मार्केट पेनिट्रेशन। थर्ड आपका हो जाता है कंपैरेटिव पैरिटी, फोर्थ आपका होता है गोइंग रेट, चलिए समझते हैं। स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, बेसिकली कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है मार्केट के अंदर, या प्रोडक्ट मार्केट में है उसका ऑलरेडी, तो वो प्रोडक्ट के प्राइस कैसे रखते हैं, बहुत हाई रखते हैं। हाई क्योंकि इट इज़ अ जनरल थॉट, हायर द प्राइस हायर द क्वालिटी। ये हम ज़्यादातर कंज्यूमर्स में ये वाली चीज़ है कि हम ये थिंक करते हैं कि जिस चीज़ के प्राइस ज़्यादा हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्किम द क्रीम, ये क्यों करती है कंपनी,
जैसे मिल्क होता है, मिल्क में से क्या कहते हैं, क्रीम, क्रीम इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ मिल्क। अगर क्रीम निकल जाता है तो फिर हम क्या समझते हैं कि दूध हमारा बेटर नहीं है, मिल्क जो है हमारा बेटर क्वालिटी का नहीं है। तो बेसिकली स्किमिंग यानी मार्केट के अंदर अपने आप को क्रीम दिखाने के लिए यानी बेस्ट दिखाने के लिए कंपनी क्या करती है, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करती है। दे डिसाइड द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट बाई अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट आता है आपका मार्केट पेनिट्रेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन क्या चलता है, दिस इज एन अनदर स्ट्रेटजी यूज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज। लाइक व्हेन दे लॉन्च्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, व्हेन दे आर गोइंग टू लॉन्च अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो क्या करते हैं, प्राइस को कंपैरेटिवली क्या रखते हैं, लो रखते हैं। लो क्यों, क्योंकि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दे। जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, कंज्यूमर को पसंद आया वो प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। वहीं अगर प्राइस आप ज़्यादा कर देखिए, हर कंपनी यूज़ करती है अपनी अपनी स्ट्रेटजी। जैसे स्कीमिंग, अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। वाइल्ड स्टोन का नाम हम सभी लोगों ने सुन रखा होगा। वाइल्ड स्टोन बेसिकली डीओ के साथ में डील करता था। वाइल्ड स्टोन ने बाद में पाउडर और सोप निकाला, बट क्या हुआ कि वो चला नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं चला मार्केट के अंदर। रीज़न क्या था, उन्होंने यही यूज़ किया स्किमिंग मार्केट के अंदर। अब देखिए, कंज्यूमर जैसे एक बिजनेसमैन चाहता है ना कि चीप से चीप चीज़ लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ठीक है, वैसे ही एक कंज्यूमर चाहता है कम से कम पैसा खर्च करना, मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना, सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके फाइन, satisfaction in terms of price, satisfaction in terms of quality, satisfaction in terms of quantity, ठीक है। चलिए, अब मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है, लो प्राइस रखती है कंपनी, क्या रखती है, लो प्राइस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं कंपैरेटिव पैरिटी। इसमें कंपनी क्या करती है, अपने जो भी प्राइस वो डिसाइड करती है वो अपने मेजर कॉम्पिटिटर्स को देखती है। मेन कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट के अंदर हैं, उन्होंने प्राइस क्या डिसाइड किया प्रोडक्ट का, उनके प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसके बेसिस पे कंपनी क्या करती है, जैसे नाम से क्लियर है, कंपैरेटिव यानी कंपेयर करना। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोइंग रेट। इसमें गोइंग रेट कंसर्न, गोइंग रेट कंसर्न। अब गोइंग रेट कंसर्न में क्या होता है, गोइंग रेट यानी जैसा चलन में है, जैसा चलन में है, मार्केट के अंदर जो चल रहा है वही आपको फॉलो करना है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। देखिए, हर शहर में एक जगह पे एक सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी। हम बात करें उस जगह पे अगर टमाटो के रेट जो है 20 रुपीज़ पर केजी हैं, तो पूरी मंडी में मोस्टली वो रेट जो होंगे सेम होंगे, क्योंकि आप अगर उससे ऊपर जाएंगे तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस जगह पे क्या है, ईच एंड एवरी कंज्यूमर इज़ अवेयर अबाउट दी प्राइस। तो कंज्यूमर अवेयर है, तो अब आपके रेट अगर अलग है तो कंज्यूमर विल नॉट अडॉप्ट योर प्रोडक्ट। ओके फाइन, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सेकेंड पॉइंट देखिए, आउटपुट डिसीजन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिमांड एस्टिमेशन। डिमांड एस्टिमेशन यानी प्रिडिक्ट करना कंज्यूमर की डिमांड को कि अभी कितना टाइम, अच्छा इसके लिए बहुत सारी चीज़ होती है। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड होता है, आप प्रीवियस ईयर्स की सेल्स देखेंगे, कितनी सेल्स थी, अभी क्या है, आने वाले टाइम में क्या होगी, तो ये प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग। इसको हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, डिमांड फोरकास्टिंग। इसको हम लोग अभी थर्ड यूनिट में हम पूरा डीपली डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी मैं इस पर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया जो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चॉइस ऑफ टेक्निक्स यानी डिसाइडिंग बेस्ट प्रोडक्शन मेथड। बेस्ट प्रोडक्शन मेथड, चॉइस ऑफ टेक्निक। बेस्ट प्रोडक्शन मेथड यानी जिसकी कॉस्ट कम हो, जिसकी क्या कम हो, उसमें कॉस्ट कम हो, और क्या हो, प्रोडक्शन आपका ज़्यादा हो। उसके अलावा आपके पास उसके जो रिसोर्सेज हैं
वो क्या हो, ईजीली अवेलेबल हो, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग डिसीजन, हाउ एंड वेयर टू प्रमोट दी प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग डिसीजन यानी हाउ एंड वेयर टू प्रमोट दी प्रोडक्ट। अच्छा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, या हम कह सकते हैं प्रमोशन। जैसे हम लोग मार्केटिंग या सेल्स के अंदर पढ़ते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशनल मेथड जो आते हैं आपके प्रमोशनल मिक्स के अंदर, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली इस डिसीजन के अंदर क्या डिसाइड करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, हाउ एंड वेयर टू प्रमोट द प्रोडक्ट, कहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड है, कहाँ पर प्रोडक्ट चलेगा हमारा, और हमको किस टाइप की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज टू बी अडॉप्ट, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। आप लोग जानते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा ये टर्म। तो क्या करते हैं, प्लानिंग फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ईच एंड एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो, सारे बिजनेस चाहते हैं फ्यूचर में आगे बढ़ना। तो वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे ही तो होता है कि वो अपना पैसा किसी और बिज़नेस में लगा रहे हैं, या अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ बनाना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर ही आती हैं, जो डिसीजन हम लोग लेते हैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर, लॉन्ग रन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आती है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट एंड साइंस। तो ये कैसे करेंगे एक्सप्लेन, ये ऐसा जाता है, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है। एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, आपको इस सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना है कैसे है क्या नहीं है। तो देखिए इकोनॉमिक्स एज आर्ट, एज आर्ट, अब देखिए देयर आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एज वेल। अब देखिए आर्ट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, आर्ट के अंदर हम लोग क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। अगर हम आर्ट के अंदर कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको बोला 2 स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हाउस, आपने हाउस की पिक्चर ड्रॉ करी, क्या दोनों एक जैसी ड्रॉ करेंगे, नहीं, दोनों अपनी अपनी क्रिएटिविटी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आर्ट की, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है आर्ट की। आर्ट के अंदर क्या यूज़ होती है, क्रिएटिविटी, आप अपने दिमाग से यूज़ करते हैं, चाहे कलर कॉम्बिनेशन हो, चाहे और चीज़ें हो, डिज़ाइन बनाना हो, कोई भी चीज़, तो ये किसकी है, आर्ट। या कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो हम अपने अपने हिसाब से करते हैं परफॉर्म उसको, तो ये क्या हो गया, क्रिएटिविटी। ओके फाइन। नेक्स्ट जो आपका आता है इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, प्रैक्टिकल हाउ, नो हाउ, प्रैक्टिकल नो हाउ। अच्छा, आर्ट में आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ऐसे ही दिस इज़ एन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट विच ऑल्सो फाउंड इन इकोनॉमिक्स। ओके फाइन। नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल्स। अब आर्ट के अंदर आपको टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए ना, आपके टेक्निकल स्किल्स हैं तो आपको क्या होगा, आप चीज़ों को और बेटर कम टाइम में कर पाएंगे। ऐसे ही आर्ट के अंदर आप लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीट रिजल्ट पे फोकस करते हैं, यानी कॉन्क्रीट रिजल्ट यानी एक्यूरेट, किसी भी चीज़ का एक्यूरेट रिजल्ट। तो ये सब आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स also have these characteristics, so we can say economics as an art. Fine. नेक्स्ट बढ़ते हैं साइंस एज साइंस। अब इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है, देखिए पहली चीज़ एम्पेरिकली ड्राइव्ड, एम्पेरिकली डिराइव्ड। एम्पेरिकली डिराइव्ड का मतलब बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशंस,
यानी साइंस किसके ऊपर बेस्ड होती है? साइंस बेस्ड होती है आपकी रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या करते हैं? टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और पर्टिकुलर प्रॉब्लम या कोई न्यू प्रॉब्लम जो भी फेस नहीं की है या ऑलरेडी फेस कर रही है कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, तो क्या होगा? हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। यही हम साइंस के अंदर करते हैं। तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सो ये भी आपकी कॉमन है कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रिटिकली टेस्टेड। अच्छा, साइंस के अंदर हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, जो भी चीज़ इनोवेशन करते हैं, जो भी चीज़ हम आविष्कार करते हैं कह सकते हैं, तो वो क्या होती है? टेस्टेड होती है, वेरीफाइड होती है। ठीक है, क्योंकि साइंस किस पे ट्रस्ट करता है? साइंस आपको क्या बताता है? टेस्टेड एंड वेरीफाइड। अगर साइंस ने प्रूव कर दिया तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर भी सेम चीज़ें होती हैं। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? यूनिवर्सली फॉलो होते हैं, यानी एज इट इज़। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन का लॉ है, हम सब ने पढ़ा है न्यूटन का लॉ। एप्पल नीचे गिरा, ग्रेविटी के कारण गिरा, तो अगर यहाँ पर गिर रहा है तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स वो सेम ही लॉ है, सेम ही फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके चेंज हो जाता है। तो यानी इकोनॉमिक्स हैव सम प्रिंसिपल्स, रूल्स हम बोल सकते हैं जो कि टेस्टेड होते हैं। ये दोनों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ एक साथ, यानी यूनिवर्सल लॉज। ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी होते हैं और साइंस के अंदर भी होते हैं। तो दिस इज एन अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस विच इज सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं हम लोग। अब कॉज एंड इफेक्ट आप जानते हैं कि साइंस क्या करता है? साइंस बेसिकली क्या करता है? साइंस देखता है आपके कॉज एंड इफेक्ट, यानी किसी चीज़ का किस चीज़ पे क्या कारण था और उसका क्या प्रभाव था। तो साइंस इसकी स्टडी करता है। ऐसे इकोनॉमिक्स भी स्टडी किसकी करता है? कॉज एंड इफेक्ट की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जैसे प्रिंसिपल, सर्टेन रूल्स, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली अगर हम बात करें तो दो टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दो टाइप की होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। माइक्रो यानी जो एक इंडिविजुअल यूनिट, एक पर्सन, एक हाउस होल्ड, एक सिंगल फर्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो यानी स्मॉल लेवल। ठीक है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस विच स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट, मे बी अ पर्सन, पर्टिकुलर हाउस होल्ड और अ पर्टिकुलर फर्म। ठीक है, इट डज नॉट स्टडी दी होल इकोनॉमी, ओनली वन पार्ट एट अ टाइम। ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी नहीं करता, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पार्ट, कोई इंडस्ट्री हो गई, कोई यूनिट हो गई, कोई फर्म हो गई, उसको ही स्टडी करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी और थ्योरी ऑफ द फर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फर्म वगैरह में अप्लाई हो रही होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी या थ्योरी ऑफ द फर्म। ओके फाइन। जैसे वेलफेयर थ्योरीज आप देख रहे होंगे, इसमें थर्ड पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्ड एज द प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी, द थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड, द फर्म एंड इंडस्ट्री। मोस्ट प्रोडक्शन एंड वेलफेयर थ्योरीज आर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वैरायटी, यानी जो स्मॉल लेवल पर ही अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट बिजनेस प्रॉब्लम्स आर माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेनली माइक्रो इकोनॉमिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके साथ में डील कर रहा है? किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस, इंडस्ट्री, इन सब के साथ में डील कर रहा है। तो यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली कैसा है? माइक्रो इकोनॉमिक कैटेगरी का है। कैसा है? माइक्रो इकोनॉमिक। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैक्रो
देखिए माइक्रो मैंने आपको बताया छोटा यानी स्मॉल लेवल, और मैक्रो क्या हो गया, बड़ा। Macroeconomics may be defined as the branch of economic analysis which studies the behavior of not one particular unit but of all the units combined together. यानी economy as a whole, all households, all firms, all sectors together. I hope clear हो गया होगा। ये क्या हो गया, बड़ा लेवल, जिस पे हम सिर्फ एक फर्म को नहीं इंक्लूड करते, एक हाउस होल्ड को नहीं इंक्लूड करते, एक इंडस्ट्री को नहीं करते, बल्कि सभी को, इकोनॉमी एज अ होल, ऑल हाउस होल्ड्स, ऑल फर्म्स, ऑल सेक्टर्स टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के अंदर, इट कवर्स टोटल प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एट्सेट्रा, जो एक कंट्री की पूरी इकोनॉमी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम स्टडी किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अच्छा, इसको एक और टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, देख रहे होंगे आप नीचे की तरफ दे रखा है, एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। एग्रीगेटिव यानी सबका सम, एग्रीगेटिव यानी सबका एक साथ, एग्रीगेटिव यानी सबको एक साथ स्टडी करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट बताया, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज इट डील्स विद दी प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री एट्सेट्रा। ठीक है, पर्टिकुलर बिजनेस फर्म ओनली। तो क्या हो गया, माइक्रो। यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेज ऑल इकोनॉमिक थ्योरीज रिलेटेड टू द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मेटिव साइंस। इसको ध्यान से समझिएगा। नॉट ओनली स्टडीज फैक्ट्स बट ऑल्सो सजेस्ट व्हाट शुड बी डन टू अचीव बिजनेस गोल्स। यानी देखिए ये सिर्फ स्टडीज़ और फैक्ट्स को स्टडी नहीं करता, बल्कि ये भी सजेस्ट करता है आपको कि बिजनेस गोल्स को कैसे अचीव करना है। ठीक है, यानी अल्टरनेटिव्स ढूंढना। ठीक है, अल्टरनेटिव्स, किसी चीज़ का अल्टरनेटिव, यानी उसकी जगह पे क्या यूज़ हो सकता है जो हमको कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, हर चीज़ में बेटर पड़े। तो बेसिकली इट स्टडीज़ द मैटर कंसर्निंग एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म, मेथड्स टू बी अडॉप्टेड टू अचीव सच ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, यानी इट नॉट ओनली स्टडीज फैक्ट्स बट ऑल्सो सजेस्ट व्हाट शुड बी डन टू अचीव बिजनेस गोल्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, कंटिन्यू, वही वाली स्लाइड चल रही है हमारी अभी भी, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ही अभी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यूजेस macroeconomic concept sometimes uses ideas from macroeconomics like business cycle, national income, foreign trade। ये किसके हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूजेस हैं, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें हम लोग किसको यूज़ करते हैं, मैक्रो को। ठीक है, किसको यूज़ करते हैं, मैक्रो। मैक्रो मैंने आपको बताया था बड़े लेवल पर। अब देखिए नेशनल इनकम, ये मैक्रो की बात हो गई, पब्लिक फिनेंस, ये भी मैक्रो की बात होगी, फॉरेन ट्रेड, ये भी मैक्रो की बात होगी, यानी बड़े लेवल पे जो पूरी इकोनॉमी के लिए हम लोग पूरी इकोनॉमी के लिए हम लोग इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में स्टडी करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमिनन फॉर टेकिंग बिजनेस डिसीजन, दैट्स वाई इसका नेचर कैसा है, मैक्रो इकोनॉमिक भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साइंस एंड आर्ट। ये मैं आपको अभी बहुत डीप में बता चुका हूँ, ये वाला पॉइंट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्कोप। स्कोप यानी हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ चीज़ों में इसका यूज़ होता है, स्कोप कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। पहला, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, यानी फोरकास्टिंग वर्ड मैंने अभी आपको सेकेंड स्लाइड में बताया था। स्टडिंग द prediction, studying the demand and predicting the future demand। forecasting यानी forecast करना, कब के लिए, फ्यूचर के। अच्छा, forecasting और prediction दो चीज़ें आपको मिलती जुलती मिल रही हैं।
दोनों का मतलब भी लगभग सेम ही होता है। देखिए फोरकास्टिंग बेसिकली जो मैं आपको बताऊँ, इट बेस्ड ऑन दी सर्टेन मेथड्स जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग जो होती है, फोरकास्टिंग लगभग अगर मेथड वगैरह साइंटिफिक टूल्स वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट आती है अप्रॉक्स, या तो थोड़ी बहुत कम हो सकती है जो भी हम लोग निकालेंगे, या थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट आएगी अप्रॉक्स उसी के आसपास। अब बात करते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन जनरली क्या होता है, जैसे फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, ज्योतिषी क्या करते हैं, हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट ही तो करते हैं वो लोग, तो वहाँ पर भी टर्म आता है हमारा, बट वो चीज़ें क्या होती हैं, वो अनसर्टेन ही रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली इनपुट्स, हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इनपुट्स। इनपुट्स क्या हो गए, मैन, मनी, मटेरियल, ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, इनपुट्स में, जो भी हम लगाते हैं किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, यानी अंडरस्टैंडिंग हाउ इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स। देखिए इनपुट्स क्या हो गए, मैन, मनी, मटेरियल, जो मैंने आपको बताया, ये सब हम बिजनेस में लगाते हैं, और आउटपुट क्या मिलता है हमको, आउटपुट हमको क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना। फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है हमको वो हमारा क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन की स्टडी करते हैं। अगला होता है कॉस्ट एनालिसिस, यानी स्टडिंग कॉस्ट्स एंड फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस देम, यानी जो भी कॉस्ट है, चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, जैसे इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं आपकी, उन सबको कैसे कम कर सकते हैं। अब कम कैसे कर सकते हैं हम अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अल्टरनेटिव्स जो इजीली अवेलेबल हो, कॉस्ट कम हो, लेकिन हमारा आउटपुट क्या हो, आउटपुट भी हमको मिले और हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, यानी स्टडिंग कॉस्ट एंड फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस देम। अच्छा, नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मैनेजिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैनेजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। Methods like ABC analysis। ABC एनालिसिस, क्या आपने ABC एनालिसिस सुना है कभी? ABC एनालिसिस क्या होता है, कमेंट कीजिएगा, वरना मैं बताऊंगा आपको, या थोड़ा बहुत मैं आपको, आप चाहे तो मैं बता भी देता हूं आपको। सिंपल सिमुलेशन एक्सरसाइज एंड सम मैथमेटिकल मॉडल्स टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका एडवर्टाइजिंग। अच्छा, ABC एनालिसिस आप लोग चाहेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं? देखिए ABC एनालिसिस क्लासिफाइज इन्वेंट्री आइटम्स इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज एंड इम्पोर्टेंस टू दी बिजनेस। A फॉर हाई वैल्यूड आइटम्स, B फॉर मीडियम वैल्यूज आइटम्स एंड C फॉर लो वैल्यूज आइटम। ठीक है, जो A कैटेगरी के जो आइटम्स होते हैं, टिपिकली मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, शुड बी मैनेज विद एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन। B कैटेगरी वाले जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, बट उनको इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, यानी मॉडरेट वैल्यू इन्वेंट्री होते हैं, मॉडरेट कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है उसमें। और C क्या हो जाता है, लो कॉस्ट इन्वेंट्री और मिनिमम कंट्रोल रिक्वायर्ड। तो ये ABC एनालिसिस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप अगर चाहें तो मैं आपको इधर दे भी देता हूँ, आप कुछ ABC एनालिसिस, जस्ट होल्ड डाउन। ABC एनालिसिस। A आपका हो गया एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव, और क्या होते हैं, कंट्रोल क्या चाहिए होता है इन पे ज़्यादा, यानी एक्यूरेट कंट्रोल रिक्वायर्ड। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। B क्या होता है आपका, मैं नीचे की तरफ लिख दे रहा हूँ, B क्या होता है, मॉडरेट
मॉडरेट वैल्यू होती है इनकी, और इनका कंट्रोल कैसा चाहिए होता है, मॉडरेट कंट्रोल ही चाहिए होता है, मॉडरेट कंट्रोल। किस पे हम ये बात कर रहे हैं, आपकी जो इन्वेंट्री आइटम्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ये ABC एनालिसिस, ये हो गया B, और C क्या हो गया, C आप क्या हो गया, लो कॉस्ट, लो कॉस्ट। और इन पे क्या होता है, मिनिमम कंट्रोल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मिनिमम कंट्रोल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मिनिमम कंट्रोल। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग यानी प्लानिंग हाउ टू प्रमोट प्रोडक्ट इफेक्टिवली। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी लास्ट स्लाइड में, कि चूजिंग द बेस्ट प्रमोशनल टेक्निक टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है, ज़्यादातर देखते हैं हम लोग, जैसे मार्केटिंग की तरह हम लोग यूज़ क्या करते हैं एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग बेसिकली अगर इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रही है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक बड़े पार्ट को स्टडी करना आसान है या एक स्मॉल पार्ट को, आप कहेंगे एक स्मॉल पार्ट को, ठीक है। तो उसको एक स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स से हट रहा हूँ, आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अगर मैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊँगा तो बेसिकली सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, मार्केट को डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, किसके बेस्ड पर, होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी, कंज्यूमर्स की, मार्केट की, इसके बेस्ड पर। यानी एक पर्टिकुलर पार्ट में या तो कंज्यूमर सेम तरीके से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे होंगे या यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये स्टडी करते हैं, फिर उस मार्केट के अकॉर्डिंग अ कंपनी डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी टू बी अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट। किसके लिए, टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, पोटेंशियल कंज्यूमर्स, यानी पोटेंशियल कंज्यूमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ओके फाइन, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्राइसिंग की तरफ। डिसाइडिंग द राइट सेलिंग प्राइस, राइट सेलिंग प्राइस। अच्छा, प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करता है हम लोगों का, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक तो होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके अलावा फिर अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती है, हमारी रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब चीज़ें सब इंक्लूड हो जाता है, लेबर वगैरह ये सब। उसके अलावा फिर हमारा आता है पैकेजिंग, फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ये मेन चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती हैं प्राइसिंग के तरह। इन सब चीज़ों को ऐड करके क्या जनरली डिसाइड होता है, प्राइस। क्योंकि कोई कंपनी लॉस नहीं चाहती, हर कंपनी चाहती है चीप से चीप चीज़ लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगला आते हैं रिसोर्स अलोकेशन, यानी यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, ठीक है। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्कोप, ये जो पॉइंट्स हैं आप अगर देखना चाहेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग, एवरी बिजनेस फर्म, यानी यूजिंग सर्वेज रिसर्च टू नो कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड प्लान प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप चाहें तो रोक के इसको नोट भी कर सकते हैं। मैंने कोशिश ये किया है कि अपनी स्लाइड्स में एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया है कि आप लोग इसको एग्जाम में लिख पाएँ। देखिए, एक्सपेंड करना चीज़ों को, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसी चीज़ को पढ़ा के लिख सकते। देखिए, मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ, आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। यूजिंग सर्वेज एंड रिसर्च टू नो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड प्लान प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। यानी क्या करना है, सर्वे मेथड वगैरह यूज़ कर रही है, डिफाइंड फोरकास्टिंग के मेथड्स होते हैं जो हम नेक्स्ट थर्ड यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड रिसर्च नो हाउ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड प्लान प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। अब देखिए, एवरी बिजनेस फर्म इनिशिएट एंड कंटिन्यूज इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन यानी एंटीसिपेशन सुना है आप लोगों ने ये वाला वर्ड। एंटीसिपेशन का मतलब होता है के बदले, यानी के प्रभावित, के प्रभाव से,
ऑफ मोर डिमांड फॉर इट्स गुड्स इन दी फ्यूचर, इट मेक्स रिसर्च एंड कंडक्ट मार्केट सर्विस। देखिए जो मैंने आपको बोला वही सब चीज़ें हैं, केवल इसको क्या किया है, एक्सपेंड किया है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट एनालिसिस, वही फिर से रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग आउटपुट थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, आप लोग पढ़ेंगे इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है द बेनिफिट्स एक्रू, यानी एक फर्म को जो भी बेनिफिट्स होते हैं किसके एवर्स में, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के एवर्स में, वो सब क्या कहलाते हैं आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द बेनिफिट्स एक्रू टू अ फर्म बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बाद जो फर्म को बेनिफिट्स होते हैं वो क्या कहलाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट, यानी जो भी फर्म को नुकसान हो सकते हैं वो सब किस में आते हैं, होते हैं, यानी डिस इकोनॉमीज में जाते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट एनालिसिस, यानी फाइंडिंग बेस्ट वे टू गेट प्रॉफिट एंड हैंडल रिस्क। रिस्क यानी बिजनेस के अंदर रिस्क आपको कम करने हैं, ठीक है, और प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। लास्ट, कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट मीन्स डिसाइडिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ मनी, यूज़ ऑफ कैपिटल। कैपिटल माने, अगर नहीं पता हो यूपी बोर्ड वालों, तो कैपिटल माने होता है आपका पूंजी, आपको क्लियर हो जाएगा, पूंजी। एंड चूजिंग द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, यानी वो प्रोजेक्ट्स या जैसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना, जहाँ से आपको एनालिसिस के बाद ये मिले, आपने जब पूरी स्टडी कर ली है, डिमांड फोरकास्टिंग, ये सब कुछ स्टडी करने के बाद आपको लगता है कि ये बिज़नेस मेरा आने वाले टाइम में मुझको प्रॉफिट देगा, तो आप उसी पे इन्वेस्टमेंट करना रहेगा ना बेटर आपको। तो बेसिकली क्या है, हम इसको बोल सकते हैं डिसाइडिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड चूजिंग द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट यूनिट we will discuss about the utility। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप इसको पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स वगैरह को क्लियर करने की। फॉर मोर वीडियोज़, मोर एजुकेशनल वीडियोज़, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।